अब हम जानेंगे प्रावस्था संक्रमण की एंथैल्पी। प्रावस्था संक्रमण या जब कभी भी एक प्रावस्था से दूसरे प्रावस्था में परिवर्तन होता है तो इस समय भी ऊर्जा परिवर्तित होती है। यदि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में या ठोस से सीधे गैस में, तो कई प्रकार से रूपांतरण हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। इस समय जो ऊर्जा परिवर्तन होगा या इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम प्रावस्था संक्रमण की एंथैल्पी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संगलन की एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो जब भी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को व्यक्त किया जाता है तो डेल्टा एच FUS के रूप में दर्शाते हैं। FUS यहाँ पर गलन की एंथैल्पी को दर्शाता है। तो आप सभी ये जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब गलता है तो एक निश्चित टेम्परेचर पर वह अपना गलन प्रारंभ करता है। तो इस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होगी वह होगी उसकी गलन की एंथैल्पी या संगलन की एंथैल्पी। 1 मोल ठोस को उसके गलनांक पर 1 मोल द्रव में परिवर्तित करने पर होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को हम कहते हैं संगलन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो जब भी किसी पदार्थ में गलन की एंथैल्पी हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसके 1 मोल को लेते हैं, तो 1 मोल के रूप में उसे व्यक्त कर रहे हैं। एक मानक अवस्था यहाँ पर ये 1 मोल दर्शा सकती है। तो यहाँ जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह हम 1 मोल बर्फ एक निश्चित गलनांक पर जब 1 मोल द्रव में परिवर्तित होता है तो वह कुछ ऊष्मा अवशोषित करेगा, तभी वह जल में परिवर्तित होता है। जो एंथैल्पी कहलाता है वो होगा संगलन की एंथैल्पी। तो उदाहरण देखिए कि H2O सॉलिड यानी कि बर्फ H2O लिक्विड में यानी कि द्रव में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर बर्फ के गलनांक पर 1 मोल बर्फ को 1 मोल जल में परिवर्तन करने के लिए, यानी 1 मोल बर्फ जब 1 मोल जल में परिवर्तित होता है तो उसके लिए जो ऊष्मा का मान है वो कितना आवश्यक है, वह है 6.01 किलोजूल पर मोल। तो चूंकि यहाँ पर ऊष्मा की आवश्यकता है इस बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए, तो डेल्टा H इक्वल टू 6.01 किलोजूल पर मोल। तो मान यहाँ पॉजिटिव है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ जो 6.01 किलोजूल पर मोल हमें प्राप्त हुआ है मान, यह मान दर्शाता है कि 1 मोल बर्फ को जल में परिवर्तित होने के लिए जो संगलन की एंथैल्पी होगी वो होगी 6.01 किलोजूल पर मोल। अब हम अगला देखेंगे वाष्पीकरण की एंथैल्पी। वाष्पीकरण में हम जानते हैं कि जो द्रव है वो एक निश्चित क्वथनांक पर उबलना प्रारंभ होता है, यानी वह वाष्प रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। तो एक निश्चित क्वथनांक पर वह उबलेगा और निश्चित क्वथनांक पर ही वह वाष्प में परिवर्तित होता है। तो जैसे जल है तो उसका जो द्रव रूप है वह जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो इस दौरान एक निश्चित क्वथनांक की स्थिति में वह अपने वाष्प में परिवर्तित होता है। तो इस समय जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को डेल्टा H VAP या वेप से दर्शाया जाता है। 1 मोल द्रव के क्वथनांक पर गैस अवस्था में परिवर्तन से होने वाला ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहलाता है। तो यहाँ H2O लिक्विड से H2O गैस में परिवर्तन हो रहा है, यानी गैसीय रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा H बराबर 40.6 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ ऊष्मा अवशोषित हो रही है। कोई भी द्रव रूप जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो वह उबलना प्रारंभ हुआ तो उसके लिए वह ऊष्मा ग्रहण करता है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। तो इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वह होगा वाष्पीकरण की एंथैल्पी। ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सबसे पहले आप सब्लिमेशन को समझिए। ऊर्ध्वपातन क्या है? जब भी कोई ठोस पदार्थ द्रव रूप में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, यानी ठोस जब सीधे सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो इस दौरान होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को या एंथैल्पी परिवर्तन को हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी को हम परिभाषित कर सकते हैं कि 1 मोल ठोस अपने गलनांक से कम तापमान पर
बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस दौरान होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। जैसे आयोडीन ठोस रूप में है और आयोडीन गैस रूप में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। तो जब आयोडीन का ऊर्ध्वपातन हो रहा है तो इस दौरान डेल्टा H का मान प्राप्त होता है 62.4 किलोजूल पर मोल। तो डेल्टा H SUB यानी SUB सब्लिमेशन से सबको लिया गया है, तो डेल्टा H SUB इक्वल टू प्लस 62.4 किलोजूल पर मोल। तो ये प्राप्त होता है हमें सब्लिमेशन की एंथैल्पी। अब हम जानेंगे संक्रमण की एंथैल्पी। संक्रमण शब्द का अर्थ है कि जब भी कोई पदार्थ अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है या अपर रूप का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। कार्बन के दो अपर रूप हमने जाना कि हीरा और ग्रेफाइट। तो जब हीरा ग्रेफाइट में या ग्रेफाइट हीरा में चेंज होता है तो इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम कहते हैं संक्रमण की एंथैल्पी। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं और इसका संक्रमण हो सकता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान प्राप्त हुआ तो इसे हम डेल्टा H स्मॉल t के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन की एंथैल्पी है या एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहलाती है, तो t वहीं से हम ले सकते हैं। तो डेल्टा HT यहाँ प्राप्त होता है प्लस 1.9 किलोजूल पर मोल। यहाँ पर जो हीरा है, कार्बन हीरा चेंज हो रहा है कार्बन ग्रेफाइट में, तो जो डेल्टा H नॉट T प्राप्त हुआ वह है 1.9 किलोजूल पर मोल। तो इसे हम कहते हैं संक्रमण की एंथैल्पी। अब आप देखिए आयनन की एंथैल्पी। तो आयनन की एंथैल्पी जो शब्द है, यहाँ पर किसी भी पदार्थ का आयनन होता है वह अपने आयनों में परिवर्तित होता है। तो जब भी किसी पदार्थ को, किसी यौगिक को जब हम विलायक में घोलते हैं तो अपने आयनों में विभक्त होता है। या हम विद्युत अपघट्य का ही उदाहरण ले लें कि विद्युत अपघट्य में जो आयन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत अधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जब वे अपने आयनों में विभक्त होते हैं तो उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो कहलाएगा आयनन की एंथैल्पी। आयनन की एंथैल्पी को हम परिभाषित करेंगे, 1 मोल विद्युत अपघट्य लिया जाए। 1 मोल विद्युत अपघट्य जब अपने आयनों में विभक्त होगा तो उन आयनों में विभक्त होते समय जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो कहलाएगी आयनन की एंथैल्पी। अब आप यहाँ देखिए कि जब NaCl ठोस अवस्था में है और वह अपने आप ही आयनों में अपघटित हो रहा है, यानी Na+ और Cl- में अपघटित हो रहा है, तो इसमें ये अपने आप ही गलित हो रहा है और आयंस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो एंथैल्पी का मान है, डेल्टा H का मान है, वो हमें धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन वहीं पर यदि हम HCl का जलीय विलयन लेते हैं तो HCl + AQ इक्वल टू H+ + Cl- है, और जो NaCl है वो अपघटित हो रहा है Na+ और Cl-, तो Na+ और Cl- के बनते समय जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है यानी डेल्टा H का मान है वो धनात्मक प्राप्त हुआ। लेकिन HCl में जल के अणु का योजन हुआ और वो फिर उसे विभाजित करता है H+ और Cl- में, तो इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो प्राप्त होता है -75.2 किलोजूल पर मोल। तो दोनों स्थिति में आप देखिए, एक बार धनात्मक मान प्राप्त हुआ, एक बार ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ दोनों स्थिति में आयनन तो हो रहा है, लेकिन एक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है और एक अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है। यानी HCl जब AQ यानी जल के साथ क्रिया करता है तो H+ Cl- में वियोजित होता है। यहाँ पर जल के अणु उसमें जुड़ते हैं तो यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये कहलाती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। लेकिन NaCl Na+ और Cl- में विभक्त हो रहा है, तो इस समय ऊष्मा की आवश्यकता है, तो ये धनात्मक मान डेल्टा H का इस चीज को प्रदर्शित करता है। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब हम जानेंगे तनुता ऊष्मा या एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन।
तो जब हम तनुता या डाइल्यूशन की बात करते हैं तो हमें ये समझना होता है कि सांद्रण, किसी भी सांद्रित पदार्थ को जब हम तनुकरण करते हैं या उससे हम जल डालकर उसे तनु बनाते हैं तो उस समय भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो इसे हम कहेंगे तनुता की ऊष्मा या एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो इसे जब हम परिभाषित करेंगे तो एक मोल पदार्थ के विलयन को एक दी गई सांद्रता से तनुकरण द्वारा कम सांद्रता वाला विलयन बनाने पर ऊष्मा की जो मात्रा भाग लेती है, सांद्र विलयन है उसे तनु करना है, इस समय जो ऊष्मा में परिवर्तन होगा उसे हम कहते हैं तनुकरण की ऊष्मा या एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि यदि HCl का डाइल्यूशन करना है अलग अलग जल के मोलों की संख्या के द्वारा, तो जैसे HCl प्लस 25 AQ लिखा है, यानी HCl को 25 जो मोल है जल के अणुओं का उसके द्वारा तनुकरण किया जा रहा है। तो यहाँ पर HCl का तनुकरण हुआ तो HCl 25 AQ प्राप्त हुआ, तो डेल्टा H का मान प्राप्त हुआ 72.03 किलो जूल पर मोल। जबकि HCl का जब हम 40 AQ मतलब कि 40 मोल जल के द्वारा तनुकरण करते हैं तो प्राप्त होता है HCl 40 AQ। तो यहाँ पर डेल्टा H का मान प्राप्त हुआ -72.79 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से HCl की अनंत तनुता पर यदि हम मान को देखते हैं तो ये HCl अनंत तनुता यानी बहुत ज़्यादा तनुकरण कर दिया जाता है, तो उस समय एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, तो ये अनंत तनुता पर एंथैल्पी परिवर्तन होगा। तो ये जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है इसको हम सीमांत एंथैल्पी परिवर्तन भी कह सकते हैं। यह मान हमें प्राप्त होता है -74.85 किलो जूल पर मोल। तो जब आप इन तीनों मानों को देखते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे विलायक की मात्रा बढ़ाते हैं विलयन की एंथैल्पी का जो सीमांत मान तक वह पहुंच जाता है, विलयन की एंथैल्पी के सीमांत मान तक वो पहुंच रहा है। तो विलायक की अनंत मात्रा द्वारा तनुकरण की एंथैल्पी, यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं कि विलायक की अनंत मात्रा द्वारा तनुकरण किया जा रहा है, तो इसे अनंत तनुता के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। एंथैल्पी आधारित प्रश्न। CO, CO2, N2O एवं N2O4 की विरचन एंथैल्पी अर्थात एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्रमशः -110, -393, 81 एवं 9.7 किलो जूल पर मोल है। अभिक्रिया N2O4 + 3CO इज इक्वल टू N2O + 3CO2 के लिए डेल्टा H का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो अभिक्रिया के लिए समीकरण है वह है N2O4 + 3CO इज इक्वल टू N2O + 3CO2 है। तो इस आधार पर हम यहाँ जो उत्पाद है उत्पाद के लिए एंथैल्पी परिवर्तन कुल लेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो अभिकारक है उसके लिए एंथैल्पी परिवर्तनों का योग। तो डेल्टा H यहाँ नॉट का अर्थ है कि यहाँ मानक अवस्था में एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं। तो हल करने पर जो उत्पाद है N2O एवं CO2, तो इसके लिए जो कुल एंथैल्पी परिवर्तन है वह लिखना है माइनस जो अभिकारक है N2O4 एवं 3CO उसके लिए कुल एंथैल्पी परिवर्तन कितना है, दोनों का अंतर हम ज्ञात करेंगे तो डेल्टा H0 हमें प्राप्त होता है। तो डेल्टा F H नॉट N2O + 3 डेल्टा F H0 CO2 माइनस डेल्टा F H0 N2O4 + 3 डेल्टा F H0 CO। यहाँ पर CO के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है उसके सामने हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर CO2 के 3 मोल हैं। इसी तरह से CO के जो कि अभिकारक है वहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो चूँकि यहाँ मोलों की संख्या जितनी भी रहेगी उससे हम जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है उसको मल्टीप्लाई करके आंसर ज्ञात करेंगे। 81 + 3 × -393 -9.7 + 3 × -110। जब हम इसे हल करते हैं तो प्राप्त होता है 81 - 1179 -9.7 -330
तो जब हम इसे हल करते हैं दोनों अलग अलग ब्रैकेट में जो अंतर है उस आधार पर हल करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में जो मान प्राप्त होता है वह है -1098 माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस 320.3। हल करने पर वैल्यू प्राप्त होती है -777.7 किलो जूल पर मोल। अगला प्रश्न है N2 + 3H2 = 2NH3। डेल्टा H यहाँ पर प्राप्त होता है -92.4 किलो जूल पर मोल। NH3 गैस की मानक विरचन एंथैल्पी क्या है? यहाँ भी मानक विरचन एंथैल्पी का अर्थ है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो डेल्टा H नॉट N2, क्योंकि यहाँ N2 एक गैसियस मॉलिक्यूल है तो इसके लिए जो कुल एंथैल्पी परिवर्तन होगा इस अणु के लिए वो होगा 0। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए भी एंथैल्पी परिवर्तन का मान, चूँकि H2 अणु है एक, तो उसके लिए भी एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होगा। यहाँ अमोनिया का हमें ज्ञात करना है तो इसलिए डेल्टा FH नॉट NH3 = X। हल करने पर डेल्टा FH नॉट = समेशन ऑफ डेल्टा FH नॉट क्रियाफल यानी उत्पाद के लिए जो कुल एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसका समेशन, जितने भी यहाँ उत्पाद है उनके कुल जितने भी मान होंगे सभी उत्पादों का योग माइनस समेशन ऑफ डेल्टा FH नॉट क्रियाकारक जो अभिकारक है उसके लिए। तो 2 डेल्टा FH नॉट NH3 माइनस डेल्टा FH नॉट N2 प्लस 3 डेल्टा FH नॉट H2। तो चूँकि यहाँ पर N2 एवं H2 क्रियाकारक है एवं NH3 यहाँ पर क्रियाफल है, तो क्रियाफल का जो मान है वो 2 है अमोनिया के लिए, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 डेल्टा FH नॉट NH3 माइनस डेल्टा FH नॉट N2 प्लस 3 डेल्टा FH नॉट H2। यहाँ पर चूँकि दोनों की वैल्यू 0 प्राप्त होती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -92.4 = 2x, क्योंकि अमोनिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन x माना गया है। तो यहाँ पर हमें मान प्राप्त होगा x बराबर -1/2 × 92.4, तो x = -46.2 किलो जूल पर मोल। तो अमोनिया के लिए जो मानक विरचन एंथैल्पी प्राप्त हुई है वह होगी -46.2 किलो जूल पर मोल।